जैन साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। तो आपका शनिवार रविवार को बोले हैं कि क्लास हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन आज शनिवार का आपका क्लास रहेगा। और क्लास अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसी फंडामेंटल का कुछ बाकी रह गया था वो क्लास देखेंगे। ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे। लाइव आ गए हैं तो आप लोग बोलेंगे। और दूसरी बात है कि आज रमजान का दिन के कारण भी क्लास छुट्टी रहता, लेकिन आपका हम कुछ क्लास ले रहे हैं, फिर कल देखा जाएगा क्लास। तो क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया था कोई बोलेंगे? 300 तक। यस, 300 तक क्वेश्चन हो गया था एसी फंडामेंटल का। 301 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में लगभग 413 क्वेश्चन है। 2 से 3 क्लास होगा, खत्म हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर जो चल रहा था वो चलते रहेगा। होगा तो आपका कल हम मैग्नेटिज्म थ्योरी क्लास ले लेंगे, फिर क्वेश्चन का क्लास भी लेंगे। हाँ, साइंस क्लास में अभी कुछ समय लग सकता है। चलिए, 301 क्वेश्चन कहता है फॉर्म फैक्टर का अनुपात होता है। आपको कितना बार हम बताए हैं कि यदि आपको फॉर्म फैक्टर पूछे और पिक फैक्टर पूछे तो FORM फॉर्म फैक्टर केवल क्वेश्चन क्वेश्चन के नाम से हम क्या करेंगे जी, इसका आंसर निकालेंगे। तो FORM में क्या आता है? RMS। RM का मतलब हम समझेंगे RMS। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? RMS मान। RMS मान, और जब ऊपर में RMS मान दे दिए हैं, RMS मान वोल्टेज का हो सकता है, करंट का हो सकता है, फ्लक्स का हो सकता है, जो भी हो उसका RMS मान। नॉर्मली एसी फंडामेंटल में तो हम वोल्टेज करंट का ही बात करते हैं, फ्लक्स का मेनली बात करते हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर में। तो नीचे में क्या हो जाएगा? औसत मान। देखिए तो किसमें है? आरएमएस मान तथा औसत मान का अनुपात होता है, तो बी इज द राइट आंसर। लेकिन यदि आपको पिक फैक्टर पूछ दे, क्या पूछ दे? पिक फैक्टर। तो पिक फैक्टर यदि पूछ दे केपी, तो ये भी बहुत आसान है। देखो, पिक मतलब होता है अधिकतम वैल्यू, पिक या मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान जो भी कहो। तो पिक मतलब क्या था जी? अधिकतम। तो पहले क्या दिखा दिया? अधिकतम। तो यहां पर क्या लिख देंगे? अधिकतम मान। अधिकतम मान और बट्टे में क्या दिया? आरएमएस मान। ठीक है, यही दो फॉर्मूला होता है। ठीक है, और फॉर्म फैक्टर साइन वेव का होता है कितना जी? 1.11। ठीक है, तो ये चीज सब आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो फॉर्म फैक्टर का अनुपात क्या होता है जी? आरएमएस बट्टे में औसत। आरएमएस बट्टे में औसत आ गया 20 द राइट आंसर। अधिकतम मान बट्टे में आरएमएस मान, ये क्या हो जाएगा? आपका पिक फैक्टर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ पूछ रहा है, तो प्योर रेसिस्टर के बारे में पूछ रहा है। प्योर रेसिस्टर हम लोग ऐसे ही फंडामेंटल में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि प्योर रेसिस्टर में होता क्या है। शुद्ध रेसिस्टर में आपका यदि पूछे फेज डिफरेंस, तो फेज वोल्टेज और करंट के बीच जो आपका अंतर होता है, फेज डिफरेंस कितना होता है जी? चलो हिंदी में लिखते हैं, तुम लोग को दिक्कत है तो। फेज अंतर फाई बराबर कितना होता है जी? 0 डिग्री। मतलब वोल्टेज और करंट साथ साथ चलता है शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में, और वोल्टेज करंट के बीच फेज अंतर को ही बोलते हैं पावर फैक्टर कोण। पी डॉट एफ पावर फैक्टर कोण। तो पावर फैक्टर कोण फाई बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो इसी तरह से पावर फैक्टर बराबर होता क्या है? कॉस फाई। तो कॉस 0 कितना हो जाएगा जी? इकाई। यानी पावर फैक्टर जो होता है शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का इकाई होता है। ठीक है, पावर फैक्टर कोण 0 होता है, वोल्टेज करंट के बीच फेज अंतर 0 होता है। ठीक है, तो कुछ इस ऑप्शन के आधार पे चलिए। पावर फैक्टर का मान 1 होता है, तो पहला इज द सही आंसर है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। खर्च हुई शक्ति शून्य होता है? नहीं, खर्च हुई शक्ति शून्य नहीं होता है। शक्ति निकालो, P बराबर VI cos फाई।
तो वी आई या गुने 1 बराबर क्या जी, वी आई वाट शक्ति होता है, वी आई वाट। हाँ, खर्च हुई शक्ति शून्य होता है किसमें, इंडक्टर कैपेसिटर में। उत्पन्न उष्मा शून्य होता नहीं, शून्य उत्पन्न उष्मा शून्य कैसे होगा, वोल्टेज करंट। उत्पन्न उष्मा का यदि बात करेंगे हीट तो क्या होता है, आई स्क्वायर आर, यही ना होता है जी उष्मा। टी इसमें कौन लगाएगा, ठीक है, जूल्स लॉ के अनुसार हीट आई स्क्वायर आर टी, तो कुछ ना कुछ समय होगा, ठीक है, आई है, आर भी है और करंट भी है, तो उसमें भी होता है, शून्य नहीं होता है। पावर फैक्टर का मान शून्य होता है नहीं, पावर फैक्टर का मान तो इकाई होता है, तो ए इज द राइट आंसर। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में इतना होता है, बता दिए बहुत अच्छे से थ्योरी क्लास में पूरा डिटेल में, ठीक है। जब एक्सी और एक्सएल के बराबर हो तो देखो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, जेड बराबर क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सीरीज आरएलसी परिपथ हो, ठीक है, या पैरेलल आरएलसी परिपथ हो, दोनों में प्रूफ करके आ जाएगा, ये इतना ही जी। तो आर स्क्वायर क्लियर प्लस एक्सएल और एक्सी बराबर है, तो जब एक्सएल एक्सी बराबर है तो किसी का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो ये मान क्या आ जाएगा जी, जीरो, आर स्क्वायर प्लस जीरो अंडर रूट। तो फाइनली जेड बराबर आया क्या, आर स्क्वायर का रूट स्क्वायर है तो हट जाएगा आर, तो जेड इजकल टू इम्पिडेंस बराबर क्या आ गया जी, आर। किस में है जी, जेड बराबर आर। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अब कहेगा कि सर इसमें तो आप नहीं बताए हैं कि सीरीज में है, तो सीरीज वाला फॉर्मूला क्यों लिख दिए। तो एक्सएल बराबर एक्सी होता कब है, जब रिजोनेंस होता है। एक्सएल बराबर एक्सी कंडीशन किसके लिए है, रेजोनेंस के लिए है। तो रेजोनेंस केस में जो है आपका केवल रेसिस्टेंस बच जाता है। ये आपको फॉर्मूला प्रूफ कर दिए हैं, अलग बात है फॉर्मूला से आन दिए हैं, लेकिन एक्सएल बराबर एक्सी एट रेजोनेंस का कंडीशन है। और रेजोनेंस केस में इंपोडेंस केवल क्या होता है जी, किसी भी केस में जब रेजोनेंस हो जाए तो केवल उस सर्किट में प्रतिरोध बच जाता है। अगला क्वेश्चन, कैपेसिटिव प्रतिघात एक्सी आवृत्ति के बढ़ने पर। देखो एक्सी है, एक्सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, 1/2 पाई एफ सी। ये कैपेसिटिव प्रतिघात, प्रतिघात को होता है रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव, इंग्लिश में कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी। क्लियर। क्वेश्चन में क्या करा, आवृत्ति, आवृत्ति मतलब क्या जी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का परिभाषा क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल प्रति सेकंड। नंबर ऑफ साइकिल प्रति सेकंड इज कॉल्ड क्या जी, फ्रीक्वेंसी। हिंदी में प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। चलिए, तो अब कहता है फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा इसमें से ऊपर से यानी बढ़ाएंगे, नीचे सॉरी नीचे से बढ़ाएंगे तो एक्सी क्या होगा जी, घटेगा। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सी घटेगा, ये रेसिप्रोकल है, यानी एक्सी प्रोपोर्शनल टू क्या है जी, 1/f। यदि 2 पाई और सी कांस्टेंट हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कैपेसिटिव प्रतिघात क्या होगा जी, घटेगा, घटे घटता 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 किसमें जी, बी में, आवृत्ति बढ़ने से घटता है। नेक्स्ट, एसी तरंग फॉर्म की ध्रुवीयता प्रत्येक चक्र को उलट देती है। अच्छा, प्रत्येक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है, एसी तरंग का फॉर्म। अब एसी तरंग लिख लीजिए, एसी तरंग है, जीरो से स्टार्ट हुआ, ये पाई है और ये क्या है जी, 2 पाई होता है। आपको पता होना चाहिए ये जो बना हुआ है, ये साइकिल एक कंप्लीट साइकिल होता क्या है, जिस बिंदु से स्टार्ट हुआ है पुनः हुआ उसी बिंदु पर पहुंच जाता है तो वो क्या कहलाता है जी, एक साइकिल कहलाता है। एक साइकिल में कितना होता है, 360 डिग्री बराबर कितना जी, 2 पाई। तो बताइए इसमें 2 पाई कहाँ है, यहां तक 2 पाई है, यहां तक 2 पाई है, तो ये एक साइकिल हुआ। ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। अब कैसे सर एक साइकिल हुआ, अरे इसको तुम
इस आधा भाग को काट लो, इसको काट करके उठा करके यहां रखो 0 से पाई तक। अरे ये कितना होता है, पाई, 180 डिग्री होता है ना जी, पाई। ये साइकिल को उठा के रखेंगे तो आधा साइकिल ये हो जाएगा। फिर नीचे वाले पार्ट को उठा करके यहां रखेंगे तो ये टोटल एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक साइकिल है एसी में। क्वेश्चन वही कह रहा है, चक्र, साइकिल बोलो, हिंदी में क्या होता है इसका जी, चक्र। तो यह एक चक्र है, वन साइकिल है। यह एक चक्र है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एसी तरंग का फॉर्म की ध्रुवीयता। देखो ध्रुवीयता का मतलब होता है पोलरिटी। ध्रुवीयता का मतलब क्या होता है जी, पोलरिटी। आपको पता होना चाहिए बैटरी में दो गो पोलरिटी होता है, एक प्लस और एक माइनस, दो ध्रुव। अरे दो ध्रुव का मतलब हो गया नॉर्थ पोल साउथ पोल। पोलरिटी यहाँ का मतलब, एसी का पोलरिटी का मतलब हो गया एक प्लस और एक माइनस। तो वही कहता है कि एसी तरंग के फॉर्म की ध्रुवीयता, पोलरिटी, यानी प्लस माइनस का जो चर्चा कर रहा है, प्रत्येक चक्र में उलट देती है। तो एक चक्र में उलट देती है कि आधा चक्र में उलट देती है कि दो चक्र में उलट देती है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो एसी तरंग फॉर्म की ध्रुवीयता, पोलरिटी, प्रत्येक चक्र में, तो प्रत्येक डॉट डॉट लगा हुआ तो प्रत्येक एक चक्र में उलट जाती है, यहां पर डॉट डॉट में प्रत्येक आधा चक्र में उलट जाती है, प्रत्येक डेढ़ चक्र में उलट जाती है, प्रत्येक दो चक्र में उलट जाती है। यही हमें जवाब देना है कि आधा चक्र में उलटता है या एक चक्र में या डेढ़ चक्र में या दो चक्र में। तो देखिए ये पूरा होता है एक चक्र, यहां से चल करके, ठीक है, यहां तक पहुंचे तो एक चक्र, यहां से यहां तक प्लस है, पोलरिटी, पोलरिटी क्या है, प्लस है। लेकिन ये कहा कितना चक्र है, आधा चक्र है। ये अर्ध चक्र है। फिर आगे जब आए तो प्लस से क्या हो गया, माइनस हो गया, ये क्या है, अर्ध चक्र है। तो क्या देखे, प्लस था अर्ध चक्र में, अगले अर्ध चक्र में क्या हो गया, माइनस हो गया। क्या पूरा साइकिल में प्लस है, नहीं, आधे चक्र में प्लस है, फिर अगला आधा चक्र में माइनस है, मतलब आधे चक्र पे पोलरिटी क्या होती है जी, बदल जाती है। तो यहां पर क्या होगा, आधा, अर्ध। तो अर्ध किसमें है जी, ए इज द राइट आंसर, ए इज द क्या जी, राइट आंसर। क्लियर है। इस तरह से जो साइन का ग्राफ है, तो वही पूछ रहा है कि एसी तरंग, ये कैसा तरंग है जी, ये एसी तरंग है, यही नहीं जानता होगा कोई कि सर ये तरंग कैसे है। जिसको एसी तरंग आएगा ना, उसके साइंस को वेवलेंथ भी समझ में आएगा, तरंग दैर्घ्य भी समझ में आएगा। जब ये तरंग है तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो एक साइकिल पूरा करने में जितना दूरी तय होता है उसे इस तरंग दैर्घ्य कहते हैं। एक साइकिल को पूरा करने में, कोई तरंग एक साइकिल पूरा करने में जितना दूरी तय करता है उसे ही क्या करते हैं जी, वेवलेंथ कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। बहुत आसान तरीका, देखो एसी से तुम साइंस कैसे समझ लेगा, ठीक है, अरे कुछ नहीं, ये साइंस ही है। एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, वन टाइम पीरियड कहते हैं। एक साइकिल पूरा करने में जितना दूरी तय करना पड़ता है, डिस्टेंस ना, तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य जो है दूरी का मात्रक है। वेवलेंथ एक प्रकार का दूरी है। अरे एंगस्ट्रम लिखता होगा, फिर एंगस्ट्रम का जो 10⁻⁻10 मीटर लिखता है, तो मीटर क्या है, दूरी ना जी, ठीक है। तो एक साइकिल पूरा करने में जितना दूरी तय करना पड़ता है उसे तरंगदैर्घ्य करते हैं, एक साइकिल पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एसी संकेतक का आरएमएस मान 10 वोल्ट है, इसका चरम मान क्या होगा। फिर वही होता है, चरम का मतलब होता है मैक्सिमम, चरम का क्या मतलब होता है जी, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, चरम सीमा पे चला गया, अब बाहर है, चरम है, बहुत अधिक चला गया, वही चीज है। तो चलिए अभी जस्ट आप फॉर्मूला जानते हैं क्या, आरएमएस बराबर क्या, अधिकतम बट्टे में वोल्टेज में है, सब में तो लिख लो, वी मैक्स बट्टे में क्या जी,
√2 और आरएमएस मान दिया है तो हमें चरम मान चाहिए, अधिकतम मान चाहिए, मैक्सिमम मान चाहिए। तो वी मैक्स बराबर अधिकतम बराबर आरएमएस गुने √2। 10 √2 का मान कितना है जी? सॉरी 1.414, जो लिखना है वो लिखो जी। कितना हो जाएगा? 10.14 बोल्ट बोल्ट बोल्ट। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्या आरएमएस मान आवृत्ति पर निर्भर करता है? नहीं। क्या आरएमएस मान फेज डिफरेंस पर निर्भर करता है? नहीं। क्या आरएमएस मान पावर फैक्टर कोण पे डिपेंड करता है? नहीं। क्या आरएमएस मान पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है? नहीं। ये चीज सब क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला में है ही नहीं पावर फैक्टर। अगला क्वेश्चन, साइन तरंग का फॉर्म फैक्टर, फिर वही चीज आ गया, फॉर्म फैक्टर। फॉर्मूला अभी जस्ट बताया, फॉर्म फैक्टर बराबर आरएम लगा है तो ऊपर में क्या होगा जी? आरएमएस, और नीचे में क्या होगा? औसत। देखो तो IRMS बट्टे में IAVG, तेरी के कहा गया AVG किस में है जी? यस, बुआ रामा, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों को कमेंट वगैरह पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, क्लियर है? क्योंकि इस क्वेश्चन में वैसा कुछ क्वेश्चन है नहीं जो आपसे हम पूछे रिप्लाई दे, तो समय झूठ मूठ का बर्बाद होगा। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते जाइए, ध्यान में देते जाइए। एक आदर्श धारा स्रोत होनी चाहिए। देखो, आदर्श धारा स्रोत का मतलब होता है आइडियल करंट सोर्स। क्या जी? आइडियल करंट सोर्स। बहुत अच्छे से हम पढ़ा चुके हैं। जब आपका पहला टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाए हैं, उस समय आदर्श यानी आइडियल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, सारा चीज बताएं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहली बात, धारा स्रोत पूछा है तो आप धारा स्रोत का संकेत बना दीजिए। बना दिए, विद्युत धारा का संकेत बना दिए। ऊपर की ओर दे रहे हैं, नीचे की ओर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? हमें पूछा गया है आदर्श, तो जो भी धारा स्रोत होता है, ठीक है, इसमें दे दिए हैं I, ये धारा स्रोत है। तो धारा स्रोत के समानांतर में क्या पता है आपको? इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। छोटका R ले लेते हैं, R इंटरनल। और इधर क्या है जी? कुछ लोड लगा हुआ है, या कुछ बल्ब लगा दो, ऐसे लगा हुआ है। इस बल्ब को जलाएंगे धारा स्रोत से, ठीक है, सपोज दैट जला रहे हैं। ये आपका प्रैक्टिकल, ये जो आप देख रहे हैं धारा स्रोत, ये क्या है जी? प्रैक्टिकल धारा स्रोत है। इतना को हम लोग क्या बोलेंगे जी? प्रैक्टिकल। वास्तव में यही होता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ये क्या है जी? प्रैक्टिकल करंट सोर्स है। तो बताइए, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में जो रेसिस्टेंस का मान है, ये क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मान लीजिए कि इस बल्ब का रेसिस्टेंस 10 ओम है, क्लियर? तो इसका रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? 10 ओम से अधिक होना चाहिए, 10 ओम से कम होना चाहिए। तो यदि सपोज दैट इसका ओम आर इंटरनल का, ये RL है बल्ब का 10 ओम, ठीक है। यदि इंटरनल रेजिस्टेंस आर इंटरनल का मान 5 ओम हो जाए या 10 ओम से कम हो जाए, तो यहां से विद्युत धारा चला है, और यहां आकर के विद्युत धारा सोचेगा भाई हमको दो गो रास्ता, एक है आर इंटरनल वाला और एक है लोड वाला। तो पता होना चाहिए कि प्रतिरोध जिधर कम होता है विद्युत धारा उधरे भाग जाता है। तो यदि इसका प्रतिरोध कम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस का, तो सारा विद्युत धारा इसी में घूमेगा, अपने में ही बर्बाद करते रहेगा, बल्ब को मिलवे नहीं करेगा। तो ऐसा स्रोत लेकर के क्या फायदा जिससे बल्ब जलवे न करे? तो इससे यह सिद्ध हुआ कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है
आपका करंट सोर्स का, प्रैक्टिकल करंट सोर्स का वो क्या होना चाहिए, बहुत उच्च होना चाहिए, यानी लोड रेसिस्टेंस से बहुत उच्च होना चाहिए। तो जब बहुत उच्च होगा तो इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होने के कारण इधर विद्युत धारा नगण्य नहीं के बराबर जा करके सारा विद्युत धारा इधर चला जाएगा और बल्ब रोशनी देने लगेगा, बल्ब अच्छा से जलने लगेगा। तो ये चीज क्लियर हो गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस का मान क्या होना चाहिए जी, उच्च होना चाहिए। लेकिन यदि यह इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो तो और अच्छा होगा कि सारा का विद्युत धारा, सारा का सारा विद्युत धारा किसमें चला जाएगा, लोड में चला जाएगा। तो ऐसा सोर्स बहुत अच्छा सोर्स होगा, आदर्श सोर्स होगा। तो कहा आदर्श सोर्स के लिए भाई रेसिस्टेंस का मान खत्म कब करेंगे, रेसिस्टेंस को खत्म करना है आपको, बताइए तो रेसिस्टेंस को खत्म कब कीजिएगा, रेसिस्टेंस का मान 0 कर दीजिए। रेसिस्टेंस का मान क्या कर दिए, 0 कर दिए, उसका मान खत्म हो जाएगा। बोलता है हाँ, अरे बेवकूफ, जब तुम इसका मान 0 कर देगा तो सबसे कम प्रतिरोध ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया। तब पता होना चाहिए रेसिस्टेंस 0 का मतलब शॉर्ट सर्किट। जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो सारा का सारा विद्युत धारा इसी में बहने लगेगा। तो इसको इफेक्ट को खत्म कर देना है, यहाँ पे रेसिस्टेंस रखना ही नहीं है। तो कहा बहुत आसान तरीका है कि इसको आप क्या कर दिए, ओपन कर दीजिए। तो कहा भाई ओपन कब होगा, ओपन कब होगा, जब आर इंटरनल बराबर क्या हो जाए जी, अनंत हो जाए, इतना प्रतिरोध हो जाए। क्योंकि अच्छा स्रोत के लिए प्रतिरोध अधिक ना चाहिए, तो हमें अधिक करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, इतना अधिक कर दे कि अनंत हो जाए और इससे विद्युत धारा पास ही ना हो, ये सर्किट क्या हो जाए, खुल जाए, ओपन हो जाए। इससे विद्युत धारा पास ही नहीं होगा, सारा विद्युत धारा किधर चला जाएगा, लोड चला जाएगा, तो कोई हानि नहीं होगा। ये यहाँ पे हानि होता यदि अपने में बर्बाद करता घूमता तो आदर्श धारा स्रोत के लिए आंतरिक प्रतिरोध अनंत आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। क्लियर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ये। तो आदर्श धारा स्रोत आपका कब कहलाएगा, जब ये आप आदर्श धारा स्रोत का हम फिगर बना दे रहे हैं। आर इंटरनल इजकल टू क्या जी, अनंत ओम, और ये आपका क्या हो जाएगा जी, ये आई है आदर्श धारा स्रोत, आदर्श धारा, ठीक है, स्रोत, आइडियल करेंट सोर्स, आइडियल करेंट सोर्स। और यही आपका क्या जी, आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए, यही आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस का मान क्या होगा जी, शून्य होगा, क्योंकि वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा रहता है। क्लियर, इतना समय दे दे के क्वेश्चन बनाएंगे तो हो गया जी, 20-22 मिनट हो गया, अभी तक 9 क्वेश्चन बनाए हैं। उच्च आवृत्ति पर प्रेरकीय प्रतिघात, फॉर्मूला जल्दी से लिख लो, एक्सएल इजकल टू 2πfl, ठीक है। यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सएल भी क्या होगा, बढ़ जाता है। ये सब बहुत बार क्वेश्चन बना चुके हैं। प्रेरकीय प्रतिघात मतलब क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। तो ये एक्सएल बराबर 2πfl, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, उच्च आवृत्ति बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा। नेक्स्ट है आदर्श धारा स्रोत का शून्य, बड़ा समस्या हो गया। आदर्श धारा स्रोत का शून्य, देखिए अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं आदर्श धारा स्रोत के लिए, आदर्श धारा स्रोत के लिए रेसिस्टेंस आर इंटरनल कितना था जी, अनंत ओम था। अब पूछ रहा है इसकी शून्य क्या होगा भाई। समस्या है, क्वेश्चन घुमा दिया, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं तब तक ये क्वेश्चन सब बनने वाला है नहीं। तो भाई खोजो शून्य होता क्या है, तो आपको मैथ का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि अनंत है और अनंत को यदि पलट दिया जाए, एक बट्टे में अनंत कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अरे यदि हम चालकता का बात कर ले, आंतरिक चालकता, सबसे पहले बात चालकता जी बराबर होता क्या है, एक बट्टे में आर, और एक बट्टा आर है ना जी, तो आंतरिक चालकता लगा दो,
आंतरिक चालकता जी आई एन बराबर 1 में क्या जी आर आई एन इंटरनल क्या हो जाएगा 1 में अनंत बराबर कितना जी 0 महो। तो ये 0 होता है क्या आंतरिक चालकता। ये इज द राइट आंसर। यही समझने वाली बात थी। आंतरिक लगा दिए तो यहां पर भी इंटरनल यहां पर भी इंटरनल लगा दिए। क्लियर है। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध आप लोग जानते होंगे R इजकल टू रो इंटू एल बाई ए। यही क्या होता है जी विशिष्ट प्रतिरोध। यही क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एक मेटेरियल प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एक क्या जी मेटेरियल प्रॉपर्टी है। और जो जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसका उस मेटेरियल का विशिष्ट प्रतिरोध उतना ही क्या होगा जी कम होगा। जो जितना अच्छा चालक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उतना ही क्या होगा जी कम होगा। और इसका एक चीज भी हम लोग देखे थे कि विशिष्ट प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है। यह लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल आकृति इस सब पर निर्भर नहीं करता। यह केवल तापमान पर निर्भर करता है और उस पदार्थ के मेटेरियल कंपोजिशन पर निर्भर करता है। तापमान बढ़ने से चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है जी बढ़ता है। तापमान बढ़ने से चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। बाद बाकी दुनिया का कुछ भी हो तापमान बढ़ने से विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है जी घटता है। अब बाद में था यूरेका मैग्नीन कांस्टेंट ये 2-3 चीज को छोड़ करके ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि अच्छे सुचालक मतलब अच्छा चालक। अच्छे सुचालक मतलब अच्छा चालक मतलब गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर गुड कंडक्टर के लिए कहता है तापमान पर निर्भर नहीं करता है। भाई तापमान पर निर्भर करता है यह टेम्परेचर पर निर्भर करता है। आपको पता होना चाहिए कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी क्या होता है जी बढ़ता है। और यदि टेम्परेचर घटेगा तो रेसिस्टिविटी क्या होता है जी घटता है। ये हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं चालक के लिए कंडक्टर के लिए। कंडक्टर यानी चालक के लिए। बाद बाकी दुनिया का कुछ भी हो उल्टा होगा इसका। तापमान बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी घटेगा। अब बाद में यूरेका मैग्नीन कांस्टेंटाइन इस पे टेम्परेचर का बहुत कम इफेक्ट पड़ता है नगण्य इफेक्ट पड़ता है। तो ये तो होगा नहीं तापमान पर निर्भर नहीं करता जबकि तापमान पर निर्भर करता है। क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल एवं चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। अरे यही तो ये तो मटेरियल प्रॉपर्टी है। R इजकल टू रो इंटू एल बाई ए। जो बहुत ज्यादा तेज होगा ना वो क्या करता है ना रो इजकल टू लिख लेता है आर ए बट्टे में एल। अब यहां से इसको देखेगा अरे क्षेत्रफल है क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा एल बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी घटेगा। अरे यह एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। एक लोहा का इतना बड़ा का छड़ है और उसको गला करके इतना गोला सा कर देगा क्या लोहा से चांदी बन जाएगा लोहे रहेगा। तो मटेरियल जब चेंजे नहीं हुआ तो रेसिस्टिविटी कहां से चेंज होगा। इट इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी इट्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन रेसिस्टिविटी क्या जी इंक्रीजेज इन कंडक्टर में। अदरवाइज क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीजेज रेसिस्टिविटी डिक्रीजेज सेमीकंडक्टर में और नॉन मेटल में। तो यह भी नहीं होगा सभी तापमान पर स्थिर रहता है। भाई सब तापमान पर स्थिर रहेगा तब तो तापमान पर निर्भर नहीं किया ये भी तो गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा डी आपका किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है। बिल्कुल किसी एक तापमान पर जैसे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री पर स्थिर रहेगा। 40 डिग्री पर जो रेसिस्टिविटी है 40 डिग्री पर वह स्थिर रहेगा। और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है और चालक के सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। इट इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी। तो डी इज द राइट आंसर। एक केबल कैपेसिटर में वोल्टेज प्रवणता के पृष्ठ पर अधिकतम होता है। देखो कंडक्टर के सरफेस पे वोल्टेज ग्रेडियंट जो होता है ये कंडक्टर है ठीक है कंडक्टर। और ये जो सरफेस होता है इस पे क्या होता है कि आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट अधिक होता है ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है जी सरफेस पे सबसे अधिक होता है। वैसे यह क्वेश्चन को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सीट क्या होता है डाइलेक्ट्रिक क्या होता है जब हम लोग केबल चैप्टर पढ़ेंगे। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन है तो इसीलिए इस पर ज्यादा टेंशन ना लीजिए केवल अभी ध्यान में रखिए इतना कंडक्टर ठीक है।
वहां पे इसको देखेंगे डिटेल में, केवल एक अलग से बुक में चैप्टर है, वो अलग से हम पढ़ाएंगे जब पावर सिस्टम पढ़ाएंगे। तो अभी आपको डिटेल चर्चा करके यहाँ कोई एडवांटेज होने वाला है नहीं। यह क्वेश्चन उस चैप्टर का यहाँ आ गया है। यदि 5 मिली हेनरी, इतना मिली हेनरी और इतना के 3 प्रेरित श्रेणी में जुड़े हो, बहुत आसान तरीका देखिए जी। जब इंडक्टर श्रेणी में जुड़े हो, क्या L1 L2 L3, कुछ नहीं, प्रतिरोध वाला नियम लगाते हैं। तो L इक्विवेलेंट बराबर होता क्या है जी, L1 प्लस L2 प्लस L3। और कोई बता देंगे L1 है कितना, 5 मिली हेनरी प्लस 4.3 मिली हेनरी और प्लस कितना जी, 0.6 मिली हेनरी। सबको ऐड कर दिए तो 6 3 9 5 4 9, 9.9 जी, यही ना है जी, सॉरी, ठीक तो है, 5 4 9 और 6 3 9, ठीक है, 9.9 मिली हेनरी या 5 मिली हेनरी से अधिक। बड़ा समस्या कर दिया जी, हम लोग या करके 5 मिली हेनरी से अधिक तो आएगा किया, तो 9.9 मिली हेनरी यहाँ पर भी है, 9.9 मिली हेनरी या 5 मिली हेनरी से अधिक, ये तो बड़ा अजीब ऑप्शन दे दिया। अब क्या किया जाए, जब एग्जैक्ट आ रहा है तो फिर या के चक्कर में काहे जाए, क्या आप लोग कुछ कमेंट करके जल्दी बताइए तो। क्या जब ओरिजिनल मालूम हो तो फर्जी के चक्कर में काहे जाए, यही ना जी, क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। 9.9 एग्जैक्ट आ गया, तो ये भाषा देने की क्या जरूरत है, आप एक्स्ट्रा चीज दे रहे हैं, जबकि मेरे पास एग्जैक्ट आया है। अरे 5 मिली हेनरी से अधिक तो 9.9 के ऊपर भी तो हो सकता है। ओह सर, 5.5 हेनरी, 5 मिली हेनरी से अधिक का मतलब क्या होता है, केवल 9.9 ही, क्या 10 नहीं हो सकता है, 50 नहीं हो सकता है, 50 5 से अधिक नहीं है, तो इसमें तो दुनिया का सारा ऑप्शन समा गया, ये कैसे संभव है, तो ये संभव नहीं है, ए इज द राइट आंसर। राइट तो राइट होगा वही। इंपिडेंस ट्रायंगल बनता है, देखिए बहुत आसान तरीका इंपिडेंस ट्रायंगल बनाने के लिए, हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं क्या, Z बराबर R स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये फॉर्मूला लिखते हैं, इसका त्रिभुज बना दो। तो इतना पता है कि ये Z होता है, ये R दे देते हैं और ये क्या देते हैं जी, X दे देते हैं। अरे इसी से नहीं ये बनता है, त्रिभुज वाला फॉर्मूला है जी, एच स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अंडर रूट, यही त्रिभुज है, ट्रेंगल है। तो ट्रेंगल, और ये एक्सएल हो सकता है, एक्सी हो सकता है, एल रहेगा तो एल, सी रहेगा तो सी, इसीलिए खोजिए इंपिडेंस, पावर और करंट, खत्म करो, इंपिडेंस, रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस, इंपिडेंस, पावर और फ्रीक्वेंसी, तो इसी को बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंपिडेंस, इसको बोला जाता है रिएक्टेंस एक्स, और इसको बोला जाता है रेसिस्टेंस। तो आपको पता होना चाहिए, इंपिडेंस ट्रायंगल में इंपिडेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है, रिएक्टेंस होता है, उसी को त्रिभुज बना देते हैं, बन जाता है, यहाँ पे आपका पावर फैक्टर एंगल हो जाता है फाई। चलिए अगला क्वेश्चन, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। अनुनाद आवृत्ति पर एक श्रृंखला आरएलसी परिपथ की शुद्ध प्रतिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पूछ रहा है कि अनुनाद आवृत्ति पर जब ही अनुनाद हो गया, तो जब अनुनाद हो गया, कौन है फुल, क्लियर है, तो जब अनुनाद है आर एल सी, ये एक्सएल और ये एक्सी, जब अनुनाद हो जाता है तो इसका मान पता होना चाहिए, खत्म हो जाता है, ये खत्म, क्यों, अनुनाद पर
एक्सएल बराबर एक्सी हुआ था, अभी जस्ट देखे थे, और जेड बराबर क्या आया था, केवल प्रतिरोध आया था। तो जब केवल प्रतिरोध है तब आपको पूछता है कि रिएक्टिव प्रतिक्रिया मतलब होता है क्या जी, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पूछ रहा है। तो रिएक्टिव पावर कब होता है, जब आपका एक्सएल और एक्सी रहता है तब। जब एक्सएल एक्सी है ही नहीं, केवल आपका क्या है, प्रतिरोध है, तो आपका रिएक्टिव क्या होगा जी, शून्य होगा। अरे केवल प्रतिरोध में क्या क्या होता है जान लो। पावर फैक्टर कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है, हाँ? पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ये ना होता है जी। तो अब निकालो तो रिएक्टिव, यदि हम रिएक्टिव पावर का बात करेंगे, प्रतिक्रिया शक्ति जो हम लोग बोलते हैं, क्या होता है, वी आई साइन फाइव। तो वी आई साइन 0 बराबर क्या जी, 0 बराबर क्या जी, 0 VAR। क्लियर। तो ये 0 होता है, प्रतिक्रिया का मतलब यहाँ पर रिएक्टिव पूछ रहा है, यानी रिएक्टिव शक्ति, रिएक्टिव जो होता है वो क्या होता है जी, शून्य होता है। तो सी इज द राइट आंसर। आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध, अभी जस्ट हम लोग बात किए थे आदर्श वोल्टेज स्रोत। आदर्श वोल्टेज स्रोत के लिए यह फॉर्मूला होता है, आर इंटरनल और ये भी, और यहाँ पे क्या लगा दो, लोड, ये आरएल दे रहे हैं। इतना को हम लोग क्या बोलते हैं जी, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। यह है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ये क्या जी, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, लोड लगा हुआ है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस का मान जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। क्यों जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, इसका रीजन है, यदि यहाँ पर प्रतिरोध बहुत अधिक होगा तो सारे के सारे वोल्टेज हानि यहीं पे हो जाएगा, इसको वोल्टेज मिलवे नहीं करेगा। तो इसका रेसिस्टेंस का मान जितना कम हो या वोल्टेज सोर्स उतना ही अच्छा। कहा कम करते 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 अब इतना कम कर दीजिए कि 0 कर दीजिए, तो यह वोल्टेज सोर्स आइडियल वोल्टेज सोर्स हो जाएगा और वह बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि ये आपका शॉर्ट कर दीजिए इसको, ठीक है, और आर इंटरनल का 0 कर दीजिए, तब आपका ये हो गया आर एल, और ये जो आपका कहलाएगा, ये जो कहलाएगा यह क्या कहलाएगा, आइडियल। आदर्श वोल्टेज सोर्स। आदर्श वोल्टेज सोर्स के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, बी होना चाहिए। जब आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो पता है अनंत भी होगा, लेकिन अनंत क्या होगा, कंडक्टेंस, चालकता। चालकता जी इंटरनल। तो जब जी इंटरनल निकालेगा तुम यहां पे, जी इंटरनल, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, आर इंटरनल। तो 1/0 बराबर क्या हो जाएगा, अनंत। महो खूब करंट पास कराएगा, ठीक है, इसीलिए दोनों चीज यहां पे निकाल दिए। अगला क्वेश्चन, अनुकंपन रेजोनेंस घटित होने के लिए निम्न में से किस घटक होना आवश्यक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुकंपन यानी रेजोनेंस होने के लिए, चाहे सीरीज हो चाहे समानांतर हो, रेजोनेंस होने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट भी जरूरत है एल और सी। कारण क्यों, हम लोग जो रेजोनेंस सर्किट बनाते हैं किस में बनाते हैं, एल और सी, चाहे यह पैरेलल हो चाहे यह सीरीज हो। रेजोनेंस तभी घटित होगा जब एल और सी हो। आर नहीं भी रहेगा तो रेजोनेंस हो जाएगा, आर नहीं भी रहेगा तो रेजोनेंस हो जाएगा। एक्सेप्टर सर्किट, रिजेक्टर सर्किट जो हम लोग पढ़ते हैं, एक्सेप्टर सर्किट और रिजेक्टर सर्किट, ठीक है। तो एल और सी होना अनिवार्य है, तो सी में केवल सी है, बी में केवल एल है, और डी में बी और सी दोनों है, तो डी इज द राइट आंसर।
रिजोनेंस होने के लिए इंडक्टर और कैपेसिटर होना अनिवार्य है। कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होना अनिवार्य है, और फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एल सी दोनों है। नेक्स्ट, जब एक कैपेसिटिव लोड में धारा प्रवाहित किया जाता है तब धारा वोल्टेज से, देखो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, तब धारा और इसको काट के वोल्टेज से, क्वेश्चन को सही कर लेगा। और आगे पीछे थोड़ा हो गया है, कुछ नहीं है। कैपेसिटिव है, कैपेसिटिव में लोड में धारा प्रवाहित किया जाता है, तो सिविल वाला तुरंत याद रखो जब ये आगे पीछे वाला बात पूछे तब। तो सिविल कैपेसिटर है तो सी में करंट आगे है, सी में आई आगे, तो आगे का मतलब क्या बताए थे, लीडिंग। तो वोल्टेज से करंट क्या है, लीडिंग है, तो लीड करती है, ये इज द राइट आंसर। लीड करती है, करंट जो है वोल्टेज से क्या करता है, लीड करता है कैपेसिटर में, इसीलिए पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा। अगला क्वेश्चन, जब विद्युत सामर्थ्य की एक निश्चित मात्रा को संचरित ट्रांसमिटेड किया जाता है तो संचरण ट्रांसमिशन लाइन की क्षमता कब बढ़ जाती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे ये चीज पावर सिस्टम का क्वेश्चन है, पावर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप एक चीज याद रखेंगे, कभी भी यदि ट्रांसमिशन लाइन की क्षमता बढ़ जाती है, कभी भी ट्रांसमिशन लाइन को यदि क्षमता बढ़ जाती है तो क्षमता कैसे बढ़ाएंगे। तो पहली बात है, यदि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट हो जाए, पावर फैक्टर बहुत अच्छा हो जाए, गुड पावर फैक्टर हो जाए, लैगिंग पावर फैक्टर नहीं चाहिए हमें, गुड पावर फैक्टर चाहिए। पावर फैक्टर यदि 1 के आसपास हो जाए तब क्या हो जाता है जी, वैद्युत शक्ति की यानी ट्रांसमिटेड संचारित शक्ति की सामर्थ्य क्षमता बढ़ जाती है। तो जब यह पावर फैक्टर बढ़ता है तो वोल्टेज क्या हो जाता है जी, इंप्रूवमेंट हो जाता है। यह चीज आप ध्यान में रखेंगे कि पावर फैक्टर और वोल्टेज, ये कहां चला गया जी, पावर फैक्टर, दोनों पावर फैक्टर और वोल्टेज क्या होता है जी, बढ़ जाती है। दोनों पावर फैक्टर और वोल्टेज क्या होता है जी, बढ़ जाती है। ट्रांसमिशन लाइन की शक्ति बढ़ गया, ठीक है, यानी क्षमता बढ़ गया, ट्रांसमिशन शक्ति और क्षमता क्या हो गया जी, बढ़ गया। क्लियर। तो अब इसके आधार पे आप घर में कुछ प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आपको पता है कि कैपेसिटर लगाने से पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट हो जाता है, पैरेलल में यदि आप कैपेसिटर लगाते हैं तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट हो जाता है। अब घर में क्या करेंगे ना, 10-20 कैपेसिटर लेकर के पैरेलल में लगा दीजिए किसी बोर्ड में, आपके घर का वोल्टेज बढ़ जाएगा, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट हो जाएगा और आपकी बिजली बिल कम आएगी। यह 100% सत्य है, बड़े बड़े इंडस्ट्री में यह किया जाता है, अलग से इसके लिए इंजीनियर को डिप्यूट किया जाता है, ठीक है, और वहां पर सिंक्रोनस मशीन को, ठीक है, सिंक्रोनस मशीन, और जिसे सिंक्रोनस कैपेसिटर भी बोला जाता है, बिना लोड पर चलाया जाता है, बिना लोड पर चलाया जाता है वहां पर सिंक्रोनस मोटर को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि बिना लोड पे, नो लोड पे चलने पे सिंक्रोनस मोटर आपको पावर फैक्टर देता है, इंप्रूव करा देता है पावर फैक्टर को, ठीक है। परिपथ का शक्ति गुणक, परिपथ को, परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उत्पन्न किया जा सकता है। अरे भाई शक्ति गुणक पूछ रहा है, पावर फैक्टर पूछ रहा है, किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जाता है, अरे उन्नत किया जा रहा है, ओ वही चीज आ गया, पावर फैक्टर को बढ़ाना। अब खुद जवाब दो, अभी जस्ट हम पिछले क्वेश्चन में चर्चा किए हैं, शक्ति गुणक मतलब होता है पावर फैक्टर, शक्ति गुणक मतलब क्या होता है जी, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को उन्नत करना, उन्नत करना मतलब जी बढ़ाना, इंप्रूव करना, इंप्रूव करना, ठीक है जी, इंप्रूव करना। क्या लगाते हैं जी, संधारित्र, सी। पावर फैक्टर को इंप्रूव कराने के लिए, शक्ति गुणांक को इंप्रूव कराने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं जी, संधारित्र। और जब ये लगाते हैं तो क्या होता है जी, वोल्टेज बढ़ जाता है, पावर ट्रांसमिशन लाइन की शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है, क्षमता बढ़ जाती है। डीसी सर्किट का सभी रूल एवं लॉ एसी सर्किट के लिए लागू होता है जब एसी सर्किट धारण किया रहेगा। क्या धारण किया रहेगा,
प्रतिरोधी केवल ऐसा है एलिमेंट जो AC2 या DC2 सभी के लिए क्या होता है जी, सेम होता है, बराबर होता है। ठीक है, AC DC दोनों पर ये क्या करता है जी, देखो हो स्लाइटली तो अंतर होता है। जब पावर सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो पावर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं कि AC का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है DC के तुलना में, तो वहां पर कोरोना इफेक्ट, फेरेंटी इफेक्ट, ये सब पढ़ेंगे, इस कारण सबसे होता है। ठीक है, स्किन इफेक्ट, ये सब अभी यहाँ पर है नहीं, ये क्वेश्चन दूसरा है, वो आपको वो चीज नहीं जानना चाह रहा है जो चीज यह क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो ये केवल किस में जी, प्रतिरोध में। ये DC सर्किट का सभी रूल AC सर्किट पर लागू होता है, केवल प्रतिरोध में। ठीक है, केवल प्रतिरोध कहाँ है जी, हाँ इंडक्टर में और संधारित्र में, AC DC दोनों में ये सेम का। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रतिरोध एक ऐसा युक्ति है जो AC2 तब पर भी वही काम करेगा, DC2 तब पर भी वही काम करेगा। ठीक है, ये घर वाला आपका जो बल्ब होता है ना, रेड कलर वाला जो प्रतिरोध वाला बल्ब होता है, जो पीला टाइप का रोशनी देता है, उसको आप DC पे भी जलाइए तो वही काम करेगा, AC पे भी जलाइए तो वही काम करेगा। कहने का मतलब यही है क्वेश्चन का। यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं, अभी चुंबक चैप्टर हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, यह दो चालक हैं, एक ही दिशा में दोनों में विद्युत धारा जा रहा है। क्लियर है, दो चालक है, एक ही दिशा में दोनों में विद्युत धारा जा रहा है। यानी कहने का मतलब आपके पोल पे जो देखते होइएगा, 3 गो तार गया हुआ रहता है, 4 गो तार गया रहता है, 2 गो तार गया हुआ रहता है। तो वो पोल पर जो रहता है ना तार, यदि गांव में टोला मोहल्ला से गुजरा है, तो दोनों तार में एक ही दिशा में विद्युत धारा जाता है। ऐसा नहीं कि एक से विद्युत धारा जाता है और उसके घर में गया, दूसरा से विद्युत धारा वापस आकर के फिर ट्रांसफार्मर में चला गया। 3 गो फेज, 2 गो फेज जो जाता है आप लोगों के पोल पे, वो सब में एक ही दिशा में विद्युत धारा जाता है। वही क्वेश्चन कर रहा है कि दो चालक है जिससे एक ही दिशा में धारा ले जा रही है। तब पूछ रहा है कि ये दोनों चालक कैसा व्यवहार करेगा, आकर्षित करेगा, विकर्षित करेगा, या चालक अनुनाद में होंगे, क्या होंगे नहीं होंगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग चुंबक के नियम से जानते हैं, चुंबक चैप्टर से, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं दाहिने हाथ के अंगूठा नियम से। दाहिने हाथ का थंब रूल क्या कहता है, जब कभी भी किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब कभी भी किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चालक विद्युत धारा के दिशा में, विद्युत धारा के दिशा में अंगूठा रखते हैं और चारों उंगली को घुमाते हैं, तो यह चारों उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। तो विद्युत धारा ऊपर की ओर है, उंगली को घुमा रहे हैं, तो उंगली किधर गया, अंदर, अंदर की ओर घुसा, तो अंदर को हम लोग डिनोट करते हैं क्रॉस से। जब उंगली अंदर गया है और चुंबकीय फ्लक्स से क्लोज लूप बनाता है, अंदर गया तो घूम करके फिर बाहर आएगा उंगली। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, डॉट बन जाएगा। डॉट मतलब बाहर, क्रॉस मतलब अंदर। फिर इसमें भी विद्युत धारा की दिशा में अंगूठा को रखेंगे, चार उंगली को घुमाएंगे, तो उंगली किधर है, अंदर की ओर, तो अंदर क्या हो जाएगा जी, आपका क्रॉस हो जाएगा। फिर घूम करके ये क्या आएगा, यहाँ पे डॉट हो जाएगा। क्लियर है, तो अब बताइए, हम लोग पहले चुंबक में पढ़ चुके हैं, जब एक नॉर्थ साउथ होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, और क्या होगा जी, एक साउथ पोल होगा। तो ये एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ठीक है, क्लियर। तो अलग अलग जाति हो गया, एक डॉट हो गया, एक क्रॉस हो गया। तो हम लोग पहले से जान रहे हैं कि नॉर्थ नॉर्थ विकर्षित करता है, नॉर्थ साउथ क्या करता है जी, आकर्षित करता है। तो जाति अलग अलग है, नॉर्थ साउथ जाति अलग है, नॉर्थ नॉर्थ सेम जाति है। यानी यहाँ पे एक डॉट है, एक क्रॉस है, एक नॉर्थ है तो एक क्या जी, साउथ है। तो ये दोनों तार एक दूसरे को क्या करेगा जी, आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। डी इज द राइट आंसर। यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं, तो चालक एक दूसरे को क्या करेगा जी, आकर्षित करेगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन, आरसी सर्किट का शक्ति गुणांक आपको बता दिए हैं, आर और सी। आर तो ना आगे होता है ना पीछे होता है, आर से कोई मतलब है नहीं, तो सी वाला आंसर देंगे। तो सी वाला में सिविल तुरंत याद रखेंगे, सी है भी आई एल, तो सी में आई आगे होता है, आई आगे मतलब क्या जी, अग्र 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 अग्र, बी इज द राइट आंसर, मतलब अग्र मतलब लीडिंग। यही जब इंडक्टर रहता, आरएल सर्किट रहता तो पस हो जाता, यदि आरएल सर्किट रहता तो पस होता, और जब आरएलसी सर्किट रहेगा तब कहेंगे सर, जब आरएलसी सर्किट रहे तब, जब आरएलसी रहे तब, जब आरएलसी रहे यानी आर से तो मतलब है नहीं, तब सीएल से मतलब है, तब वहां पर देखते हैं कि कौन बड़ा है। तो हम लोग देखते थे एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, तो एल बड़ा है तो आंसर क्या हो जाएगा, लैगिंग, एल वाला लैगिंग। यदि एक्सी बड़ा है,
एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, तो बड़ा कौन, सी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, सी होता है आगे तो लीडिंग। चलिए यही तो हम लोग देख रहे हैं, क्लियर है ना जी। देखो जब आर सी रहे तो सी वाला आंसर, जब आर एल रहे तो एल वाला आंसर, और जब दोनों रहे तब एल और सी दोनों रहे तब पता होगा, जब एल बड़ा एक्सएल बड़ा, एक्सएल बड़ा तो लैगिंग, एक्सएल बड़ा तो एल वाला आंसर, एक्सी बड़ा तो सी वाला आंसर। बस इतना ही तो होता है ना, इससे ज्यादा होता है ना, होगा ना हो सकता है। एक सीरीज सर्किट के लिए एक तैयार करते समय संदर्भ वेक्टर, अरे एक सीरीज सर्किट है, आर है, एल है, सी है, जब इसका हम लोग फेजर डायग्राम बनाते थे तो हम क्या बोलते थे, फाउंडेशन क्लास यानी इन द सेंस वीडियो, प्रीवियस वीडियो जाकर के देखो इसी फंडामेंटल का, जिसमें फेजर डायग्राम में बताए हैं, हम बताए थे कि श्रेणी है तो श्रेणी में करंट समान होता है तो उसको क्या बोलते थे, एक्स अक्ष पे करंट ले लो। लेकिन यही यदि समानांतर आता तो समानांतर में एक्स अक्ष पे क्या लेंगे, वोल्टेज लेंगे, श्रेणी में एक्स अक्ष पे क्या लेते हैं, करंट लेते हैं। श्रेणी में एक्स एक्स अक्ष पे करंट लेते हैं और समानांतर में एक्स अक्ष पे क्या लेते हैं जी, वोल्टेज लेते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। एक सीरीज सर्किट के लिए वेक्टर आरेख, मतलब वेक्टर आरेख जो हम लोग करते हैं तो उस संदर्भ में वेक्टर के क्या होता है जी, करंट होता है, ठीक है, करंट हम लोग लेते हैं। क्या किसी को कोई डाउट बोलेगा, ज्यादा नहीं हो पाएगा, 30 तक कर दे रहे हैं, ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन तक कम से कम बना दे रहे हैं। देखते हैं 5-10 मिनट में कितना होता है। एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, देखो शक्ति जो व्यय होती है, तीनों को एलिमेंट होता है, एक आर, एक एल और एक सी, ये जो है ना एनर्जी डेसिपेट करता है, ऊर्जा को व्यय करता है, ऊर्जा निकालता है। कैसे, अब हीटर ले लीजिए, हीटर को आप बिजली देते हैं तो गर्म होकर के एनर्जी आप लोगों को देता है, ठीक है, उसके बाद आयरन ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद बल्ब ले लीजिए, सब हीट के रूप में एनर्जी देती है, शक्ति व्यय करती है। लेकिन ये दोनों जो होता है एल और सी, यह शक्ति को क्या करता है जी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कंज्यूम करता है इंडक्टर, कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को कंज्यूम करता है। हमें पूछ रहा है इसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, शक्ति केवल व्यय होती है किसमें जी, प्रतिरोध में, केवल प्रतिरोध में शक्ति व्यय होती है, ठीक है, केवल प्रतिरोध में शक्ति व्यय होती है। चलो यदि दिक्कत है तब इसके लिए, और इसके लिए हम लोग जानते हैं फाई बराबर 90 डिग्री होता है। अब शक्ति का फॉर्मूला झट से लिख दो, और इसके लिए हम लोग जानते हैं फाई बराबर कितना जी, 0 डिग्री होता है, तो शक्ति का फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाई, आर के लिए, ठीक है, आर के लिए वी आई कॉस 0 डिग्री 1 होता है तो वी आई क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। लेकिन आप इसके लिए बात कीजिए वी आई कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, जो 0 होता है, ये 0 हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 0 वाट आ जाएगा। यह दोनों तो शक्ति व्यय ही नहीं करता है, एल और सी तो शक्ति बराबर निकालता ही नहीं है, ये तो 0 वाट हो गया, शक्ति व्यय नहीं किया, कंज्यूम करता है केवल, तो केवल प्रतिरोध शक्ति व्यय करता है, शक्ति को डेसिपेट करता है। 220 वोल्ट एसी की शिखर वोल्टता होगी, 220 वोल्ट एसी की शिखर वोल्टता होगी, बताइए 220 वोल्ट एसी की शिखर वोल्टता, शिखर मतलब पता है क्या होता है, मैक्सिमम, आपको बताए हैं, जब कभी भी आपको दिया हुआ रहता है घर में इतना वोल्ट एसी है, ये है वो, हमेशा रेटिंग क्या होता है जी, आरएमएस में होता है। इसका मतलब है यहाँ पे आरएमएस मान आपको दिया गया है कितना जी, 220 वोल्ट आरएमएस मान दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि भी आरएमएस बराबर क्या जी, भी शिखर मान यानी भी मैक्स बाय कितना, √2, तो यहाँ से भी मैक्स निकल के आ जाएगा क्या, √2 गुने भी आरएमएस, अब भी आरएमएस तो है कितना, तो √2 और इंटू, या फिर पहले ही लिख दो 220 इंटू क्या जी, √2, तो सी इज द राइट आंसर। ये सब आसान क्वेश्चन है जी। 220 वोल्ट एसी की शिखर वोल्टता क्या होगी, शिखर वोल्टता, मैक्सिमम वोल्टेज पूछ रहा है, क्वेश्चन में दिया आरएमएस, लिखा नहीं आरएमएस, लेकिन आपको समझना होगा रेटेड करंट, रेटेड वोल्टेज ऑलवेज क्या जी, आरएमएस, बताए हैं बहुत बार, बताए हैं इसके बारे में।
दो प्रत्यावर्ती परिणाम किस विधि से जोड़ा जाता है आपको पता है। एसी को जो हम लोग जोड़ते हैं वो क्या जी, सदिश जोड़ का उपयोग करते हैं। एसी को हम लोग जोड़ते हैं घटाते हैं किसके जी, सदिश से। सदिश राशि नहीं होता है, हम लोग इसको जोड़ने घटाने के लिए सदिश के नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके नियम से ओरिजिनल क्वांटिटी मिलता है। आरएलसी परिपथ में एक्स देखो अब यहीं पे आ गया, क्या है, एक्स एल लेस देन एक्स सी, यानी बड़ा कौन है, एक्स सी। इसी को ऐसे लिख सकते हैं। अरे जिसको दिक्कत है ना, इसको पकड़ लो और ऐसे करके पलट दो, ऐसे करके क्या कर दो, पलट दो। तो जब पलटेगा तो एक्स इधर आ जाएगा, और तब इसको देखो अभी कैसा दिखाई दे रहा है, कौन बड़ा है, एक्स ही बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा। अग्र, अग्रगामी। भाई क्वेश्चन में दिया है एक्स ही बड़ा है, एक्स ही बड़ा है तो सी वाला आंसर है, सी में लीडिंग, क्या हो जाएगा, अग्रगामी, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, नहीं क्लियर है, बेवकूफ। एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, ये केस होता है एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल। हम लोग जानते हैं सिविल, सी में क्या है, आई आगे है, करंट क्या हो गया, लीडिंग हो गया, तो एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, तो इसमें बड़ा कौन है, सी है, जो बड़ा वही जीतता है, ठीक है। तो बड़ा वाला आंसर दे देंगे, सी में आई आगे तो लीडिंग। खड़ा हो तो, इतना क्लास कर रही है बेवकूफ, अभी तक कुछ नहीं समझता है। तुम लोग को बैठा के रखते हैं कि सामने में बैठल रहोगा, कमजोर से कमजोर भी होने के बावजूद भी तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। फिर भी जो है हम चले जाते तो क्या करता है रूम पे जी, पोछा मारता है, अरे बेवकूफ। सर का पोछा मार देगा तो क्या होगा जी, काम नहीं देंगे सर, ठीक है। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, वैकेंसी आएगी तो बस कहना कि सर का चेला बन के नहीं एग्जाम निकाल पाए, हम ही को कल आएगा तुम्हारा मम्मी पापा। चले जाते होंगे एमडीटी तो तुम लैपटॉप खोल करके स्टार्ट करता होगा, और क्या करता होगा, लॉके चेंज कर देंगे, सब तुमको बताते हैं। चलो अब, और ये एल में आई क्या है, पीछे है तो लैगिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लैगिंग, एल वाला आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट के लिए रेजोनेंस कर्व बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को यदि अभी हम लास्ट में बताते हैं तो आप लोगों को जानते हैं बहुत लोग इसको छोड़ देंगे, क्लियर। वैसे जान लीजिए इस क्वेश्चन को हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, बता दे रहे हैं वैसे। देखिए ये कर्व स्टार्ट होता है ना जी, आपको पता होना चाहिए कि रिजोनेंस पे, सीरीज का बात कर रहे हैं हम लोग, रेजोनेंस पे सीरीज रिजोनेंस का चर्चा कर रहा है, सीरीज सर्किट में एट रिजोनेंस, एट रिजोनेंस क्या होता है, जेड बराबर आर होता है, यानी आर क्या होता है, न्यूनतम होता है। जब आर न्यूनतम होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसमें हम लोग ये लेते हैं करंट मैक्सिमम, और ये करंट मैक्सिमम होता है कब, जब फ्रीक्वेंसी क्या होता है जी, रिजोनेंस होता है, एफ आर, एफ आर। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि यदि रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम रहेगा, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से लोअर फ्रीक्वेंसी पे पावर फैक्टर लीडिंग होगा लैगिंग होगा, तो ये जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है करंट और रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो कर्व जो ड्रॉ किया जाता है बनाम फ्रीक्वेंसी, तो वोल्टेज विद्युत धारा बनाम, धारा बनाम क्या जी, फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। वोल्टेज बनाम नहीं, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब लोअर फ्रीक्वेंसी का बात कर रहा है, तो जब रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए बात करो, तो लोअर फ्रीक्वेंसी में एक्सी क्या हो जाएगा जी, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पर एक्सी बढ़ेगा, तो ये आपका ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये वाला जो इतना जो पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये पूरा पार्ट यहां से यहां तक क्या हो जाएगा जी, लीडिंग। और इधर वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा जी, लैगिंग।
तो जब यह लीडिंग होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, और इसमें क्या हो जाएगा, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी। यदि आपको डाउट हो रहा है तो तुरंत चेक कर लीजिए। एक रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, उससे फ्रीक्वेंसी को आप कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक्सी बराबर लिख रहे हैं 1/2 पाई एफ सी, ठीक है। अब रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, जब फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे तो एक्सी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी है, मान लो कि हम रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं 100 हर्ट्ज, एफ आर बराबर क्या जी 100 हर्ट्ज। अब 100 हर्ट्ज से कम किए, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज से कम की, फ्रीक्वेंसी घटा, एक्सी बढ़ा। अब एक्सएल का चर्चा कर लो, एक्सएल इजकल 2 पाई एफ एल, फ्रीक्वेंसी तो घटा रहे हैं अभी ना जी, तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, ये घटेगा, तो क्या देख रहे हैं, फाइनली रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे, लोअर फ्रीक्वेंसी से 90 हर्ट्ज पे, 80 हर्ट्ज पे, 40 हर्ट्ज पे, 25 हर्ट्ज पे एक्सी का मान बढ़ रहा है और एक्सएल का मान घट रहा है, तो एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, मतलब ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट लीडिंग होगा। और रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए, और जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो देखिए एफ है, यहाँ फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो आपको पता होना चाहिए ये एक्सी क्या होगा जी, आप घटेगा, और फ्रीक्वेंसी को इधर बढ़ाएंगे, इधर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो आपका एक्सएल क्या होगा जी, बढ़ेगा। यानी एक्सएल बढ़ा, यानी एक्सएल का इफेक्ट ज्यादा, तो एक्सएल का इफेक्ट ज्यादा मतलब लैगिंग, तो इधर वाला पार्ट क्या होगा जी, लैगिंग पावर फैक्टर होगा, और एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होगा। तो यही होता है रिजोनेंस वर्सेस करंट फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो विद्युत धारा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन तब 30 तक करिए दे रहे हैं। आर एल परिपथ का प्रतिरोध आर बराबर इतना, इंडक्टिव रिएक्टेंस 8 इतना है, तो इंपिडेंस ज्ञात करें। जेड बराबर पूछ रहा है भाई, तो जेड बराबर होता है क्या, आर स्क्वायर प्लस इंडक्टिव है तो एक्सएल का स्क्वायर, आपका आर बराबर कितना दिया है जी 6 ओम, और एक्सएल बराबर कितना दिया है 8 ओम। ये बहुत आसान है जी, कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 64 100, और 100 का रूट कितना होता है 110 ओम, 10 10 10 बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट। तो मिलते हैं फिर कल आपसे, आप लोगों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर का थ्योरी क्लास लेकर के, ठीक है, थ्योरी क्लास लेकर के, और अब इस चैप्टर का क्वेश्चन हम जो है अदर क्लास में ही अलग से वीडियो डाल के आपको क्या कर देंगे जी, खत्म कर देंगे। संडे रमजान और ईद के कारण आपका क्लास आज हम मेन क्लास नहीं लिए। चलिए ओके, थैंक्स, गुड नाइट।